Okay, now come to the next paragraph, accounting mismatch. याद है हमने ये अकाउंटिंग मिसमैच कहाँ डिस्कस किया था? डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ ऐसा एक नोट लिखा हुआ था कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, एक है अमोर्टाइज कॉस्ट, एक है एफवीटीपीएल। एफवीटीपीएल में सिर्फ 4 कारणों से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन से 4 कारण थे? एक तो डेरिवेटिव लाइबिलिटी हुआ, तो गारंटीज एंड लोन गारंटीज, कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन, कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन। तो डेरिवेटिव लाइबिलिटी जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इंड एस 109 में, ये भी इंड एस 109 में, और एक कंटिंजेंट कंसीडरेशन इंड एस 103 में आपने पढ़ा होगा। और एक अभी हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग मिसमैच। अगर अकाउंटिंग मिसमैच हुआ तो हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी को एफवीटीपीएल पे अकाउंट करेंगे। अब अकाउंटिंग मिसमैच का क्या मतलब होता है, तो उसके लिए जरा समझो। पहले मैं समझाता हूं, फिर पढ़ेंगे अपन, ठीक है? मैंने एक लोन रेज किया है, लोन लाइबिलिटी, और इसको मान लो मैंने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे अकाउंटिंग की है। ये लोन से जो पैसा आया उसका हम क्या करेंगे, उसको हम आगे, मान लो मैंने किसी और को आगे लोन दे दिया, लोन गिवन, तो ये मेरा एसेट हो गया, बोलो हाँ। और ये मेरा फाइनेंशियल एसेट हो गया है। लोन गिवन इज अ फाइनेंशियल एसेट। अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट में भी 3 कैटेगरी होते हैं, एफवीटीपीएल, एफवीटीओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। लाइबिलिटी में एफवीटीओसीआई कैटेगरी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है लाइबिलिटी के लिए, एसेट्स के लिए जरूरत पड़ती है, लाइबिलिटीज के लिए नहीं। अब मान लो मैंने इसको एफवीटीपीएल पे रखा, मान लो इसको मैंने एफवीटीपीएल पे रखा, ठीक है? यहां भी मैंने 10 करोड़ रुपीस लोन ले रखा है, यहां मैंने आगे 10 करोड़ रुपीस लोन दे रखा है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होने से लोन की फेयर वैल्यू बदल सकती है। क्या मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होने से लोन की वैल्यू बदल सकती है कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना। क्यों बदल सकती है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द लोन, आपने एसएफएम में पढ़ा है ना, तो पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट is present value of future cash flow discounted at market rate, discounted at market rate, discounted at market rate, that is the fair value of a debt instrument। बॉन्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिन्होंने एसएफएम पढ़ा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। तो मार्केट रेट अगर चेंज हुआ, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो डेट की वैल्यू चेंज होगी। लोन गिवन इज ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। लोन टेकन इज ऑल्सो अ डेट लाइबिलिटी। तो दोनों की फेयर वैल्यू चेंज होगी, दोनों की फेयर वैल्यू चेंज होगी। लेकिन क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि ये एफवीटीपीएल एसेट मेरा एफवीटीपीएल है, तो इसका जो गेन लॉस होगा वो तो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा तो इसका तो गेन और लॉस आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे है। तो इससे मेरे पीएनएल अकाउंट पे क्या होगा? मिसमैच होगा। पीएनएल अकाउंट में एसेट का गेन या लॉस तो रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन वो एसेट क्या हुई? 10 करोड़ रुपए का हमने आगे लोन दिया है,
और मान लो मैंने इधर 10 करोड़ का लोन ले भी रखा था, उसकी फेयर वैल्यू चेंज आ नहीं रही है, तो या तो P&L अकाउंट में बहुत सारा गेन बुक हो जाएगा या बहुत सारा लॉस बुक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, अब आप अमोर्टाइज कॉस्ट छोड़ दो, इसको भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L अकाउंट ले लो। अब देखिए मजा, अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो या तो आपके एसेट और लायबिलिटी दोनों की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मार्केट रेट कम होता है, लोअर द डिस्काउंट रेट हाइयर द प्रेजेंट वैल्यू, तो एसेट में भी गेन होगा, लेकिन लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी में नुकसान हुआ ना बढ़ने से, तो इसका गेन इसका लॉस कॉम्पेंसेट हो गया। मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्रेजेंट वैल्यू घटेगी, फाइनेंशियल एसेट में नुकसान होगा क्योंकि फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन लोन भी तो घटेगा, तो लोन घटेगा तो गेन हुआ, तो इसका गेन इसका लॉस कॉम्पेंसेट। तो अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करने के लिए, अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि आप चाहे तो FVTPL फॉलो कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव अगर अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करना है, आप नहीं चाहते कि आपके P&L अकाउंट पे हिट हो, तो उस केस में आप क्या करो, आप लायबिलिटी को भी FVTPL पे मेजर करो। वैसे करना चाहिए था अमोर्टाइज कॉस्ट पे, करना चाहिए था अमोर्टाइज कॉस्ट पे, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको अलाउ करता हूं, आप उसको FVTPL पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप नोट पढ़िए, पहले थियरी पढ़िए, फिर इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपको, जो आपकी स्टडी मटेरियल में भी आया है और डिप्लोमा IFRS में आया है। क्या आप तैयार हैं नोट पढ़ने के लिए? अब एग्जाम में आना बाकी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी शुड ऑलवेज बी क्लासिफाइड एट amortized cost except in few cases। जो मैंने अभी आपको बताया, 4 सिचुएशन में अमोर्टाइज कॉस्ट में हम उसको नहीं क्लासिफाई करते हैं। वन ऑफ सच केसेस इज अकाउंटिंग मिसमैच वेयर फाइनेंशियल लायबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज FVTPL इंस्टेड ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट। इसका मैंने अभी आपको कारण बताया कि अगर लोन लायबिलिटी और लोन एसेट दोनों को मैं FVTPL पे रखता हूं, तो इसमें अगर गेन होगा तो इसमें लॉस होगा, इसमें लॉस होगा तो इसमें गेन होगा, और ये आपस में एक दूसरे को नलीफाई करेंगे P&L अकाउंट में। अगर मैं सिर्फ लोन एसेट को FVTPL पे रखूं तो सिर्फ क्या होगा, फिर इसका गेन या लॉस रिकॉग्नाइज होगा, इससे P&L अकाउंट बहुत वोलेटाइल हो जाएगा। Accounting mismatch arises when funds of financial liabilities are invested in financial asset where market rate of interest can affect their fair values। ठीक है, तो एक फाइनल के स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम डिस्काउंटिंग के लिए यूज करते हैं ये बढ़ता है तो प्रेजेंट वैल्यू घटती है, ये घटता है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती है। सो रिपोर्टिंग बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L अकाउंट करेक्ट्स द मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी। अंडरलाइन, करेक्ट्स द मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी। तो अब क्या होगा, एक का गेन एक का लॉस, नेट इफेक्ट या तो 0 होगा या बहुत कम होगा। बिल्कुल 0 भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। एंड प्रोड्यूसेस मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो यूजर के लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हमें देखना है कि हमने लोन लिया, लोन दिया, तो P&L अकाउंट पे सिर्फ मिनिमम या नेट इफेक्ट ही आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक से तो आप गेन दिखा रहे हो, लोन लेकर कुछ नहीं दिखा रहे हो और लोन देकर गेन दिखा रहे हो, तो ये गलत इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऑल्टरनेटिव देते हैं, आप लायबिलिटी को भी, हेलो जी,
लाइबिलिटी को भी क्या करो, एफवीटीपीएल पे कंसीडर कर लो इंस्टेड ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट। अब एक थियरी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से लिया गया है, नहीं क्वेश्चन का सोर्स नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ए लिमिटेड इशूड 8% बॉन्ड फॉर ₹1 लाख, तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड में 8% बॉन्ड है, 1 लाख, मार्केट रेट इज 12%, फंड फॉर दिस बॉन्ड्स वर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन डेट बॉन्ड्स। और एसेट साइड में भी आपने क्या किया, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन डेट बॉन्ड्स कर दिया है, कितना, जो भी अमाउंट रहेगा, मान लो 1 लाख ही आपने यहां भी इन्वेस्ट कर दिया। These investments were classified as FVTPL और FVTOCI, ये हम कर सकते हैं, एसेट्स को हम FVTPL FVTOCI कर सकते हैं। कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मैं बताऊंगा। 8% ऑफ द बॉन्ड इज क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब गड़बड़ क्या होगी, इसका वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तो पीएनएल अकाउंट या ओसीआई में जाएगा, इसका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा तो नो इफेक्ट इन पीएनएल अकाउंट और नो इफेक्ट इन ओसीआई। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग मिसमैच। अब इस मिसमैच को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली बात हम इसको एफबीटीपीएल पे लेकर आएंगे और इसको भी एफवीटीपीएल पे लेकर आएंगे, तभी जाकर वो मिसमैच दूर होगा। तो यहां पर भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एफवीटीओसीआई पे है उसको भी बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने इसको एफवीटीपीएल कर दिया और ये एफवीटीओसीआई पे ही रहने दिया फिर भी प्रॉब्लम है, फिर इसका गेन और लॉस पीएनएल अकाउंट को हिट करेगा और इसका गेन और लॉस ओसीआई को हिट करेगा। तो यहां पर मुझे दोनों को ही, एसेट को भी और लायबिलिटी को भी एफवीटीपीएल पे लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर वो मिसमैच दूर होगा। आई बात समझ में। लायबिलिटी को हम ओसीआई नहीं ला सकते क्योंकि लायबिलिटी के लिए ये क्लासिफिकेशन है ही नहीं, लायबिलिटी के लिए एफवीटीओसीआई नाम का क्लासिफिकेशन है ही नहीं, तो लायबिलिटी तो सिर्फ एफवीटीपीएल ही हो सकती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट को भी, अगर वो ऑलरेडी एफवीटीपीएल है तो बात खत्म, लेकिन वो एफवीटीओसीआई है तो उसको भी एफवीटीपीएल में ले आएंगे और इस तरह से हमारा पीएनएल अकाउंट पे मिनिमम इफेक्ट आएगा। बराबर। आंसर लिखेंगे, आंसर लिखना है कि लिखा हुआ है, लिखिए, आंसर लिखेंगे। सिंस रिकॉर्डिंग ऑफ investment at fair value, since recording of investment at fair value will result in accounting mismatch, hence both financial liability and financial asset should be measured at FVTPL, If financial liability is measured at amortized cost, then change in fair value of liability
then change in fair value of liability due to change in market rate, due to change in market rate will not affect P&L account, will not affect P&L account, but change in fair value of investment, but change in fair value of investment, but change in fair value of investment, but change in fair value of investment will affect profit and loss account, will affect profit and loss account. Will affect profit and loss account. This will result into a mismatch in profit and loss account. This will result into a mismatch in profit and loss account. Similarly, if liability is measured at amortized cost, and investment is measured at FVT OCI, both should be measured at FVTPL. Both should be measured at FVTPL to avoid accounting mismatch. Financial liabilities are not classified at FVT OCI. तो आप बोलेंगे कि एक काम करो, फाइनेंशियल लायबिलिटी कोई FVT OCI कर दो, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वैसी कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं. सो अभी नीचे कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे. कंक्लूजन if both financial assets and investments are measured at amortized cost, then the problem of accounting mismatch will not arise. बराबर. तो क्या आप इस तरह से एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. An entity is about to purchase a portfolio fixed rate asset. वही क्वेश्चन है. एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट इन फिक्स रेट एसेट करेंगे विच विल बी फाइनेंस्ड बाय फिक्स रेट डिबेंचर. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. डिबेंचर का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एसेट का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो क्या होगा? मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो दोनों की वैल्यू घटेगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट घटेगा तो दोनों की वैल्यू बढ़ेगी. Both financial assets and liabilities are subject to same interest rate risk that gives opposite changes in fair value that tend to offset each other. देखो ऊपर वापस एक बार. एक की फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी. एसेट की बढ़ेगी तो लायबिलिटी की घटेगी, एसेट की घटेगी तो लायबिलिटी की बढ़ेगी. और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? They tend to offset each other. Offset each other मतलब gain is equal to loss.
Should financial asset and financial liability be measured at FVT OCI, FVT PL और amortized cost? आप चाहो तो या तो दोनों को अमोर्टाइज कॉस्ट पे ले आओ, वो कर सकते हैं हम। दोनों को बोलो ना, दोनों को अमोर्टाइज कॉस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि आप जब ये 109 पढ़ेंगे तो 109 में फाइनेंशियल एसेट की एक कैटेगरी अमोर्टाइज कॉस्ट भी है, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, लायबिलिटी को आप FVTPL कर दो और एसेट को भी FVTPL कर दो, ये भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? ये ऐसी और ये FVTPL चलेगा नहीं। ये AC और ये FVTOCI चलेगा नहीं। ये FVTPL और ये FVTOCI क्या ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। तो बेहतर होगा या तो दोनों को AC कर दो या दोनों को FVTPL कर दो। दोनों को FVTOCI करने का स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लायबिलिटी को FVTOCI नहीं कर सकते हैं। इज इट राइट? तो क्या आप अपने बहुमूल्य विचार पेश करेंगे? करो, लिखो। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन accounting mismatch. This is a question on accounting mismatch. As per Ind AS 109, financial liabilities should always be classified as amortized cost, except in few cases. One of such cases is accounting mismatch. One of such cases is accounting mismatch, where financial liabilities are classified as FVTPL instead of amortized cost. फिर लिखना नेक्स्ट लाइन, अकाउंटिंग मिसमैच arises when funds of financial liabilities are invested in financial asset where market rate of interest can affect their fair values. Next point, write down, in these cases both FA and FL. What is FA? Financial asset. What is FL? Yes. तो दोनों को हम क्या करेंगे? Should be classified as FVTPL to remove changes in fair value which can be offset.
In the given case, entity has purchased fixed rate asset. Entity has purchased fixed rate asset by issue of financial liabilities. And both these FA and FL are subject to market risk, for changes in interest rate. Hence different classification for financial asset will result in accounting mismatch. Hence both should be classified as FVTPL. तो अल्टीमेटली दोनों आंसर सेम ही है कि अगर आप एक को अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाएंगे, एक को FVTPL पे दिखाएंगे तो P&L अकाउंट पे बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर दोनों को FVTPL पे हम दिखाएंगे तो एक का लॉस दूसरे के गेन से कॉम्पनसेट हो जाएगा और हमारा P&L अकाउंट वोलेटाइल नहीं होगा. दिस विल गिव मोर appropriate information to the users of financial statement because ultimately दोनों कनेक्टेड हैं. फंड्स रेस करके आपने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू गेन P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लायबिलिटी का नहीं कर रहे हैं, है ना गलत बात. अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और करेंगे. एग्जाम में अगर आना हुआ तो ये फिर ये तीनों में से कोई आ जाएगा, बाकी आपकी किस्मत. बी लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट that are measured at FVTPL. These assets purchases are funded by issuing bonds. वही क्वेश्चन है. If these bonds were not measured at fair value, an accounting mismatch would arise. एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर बता रहा है, ये तो पूछना चाहिए था. Therefore, entity be designate the bonds also at FVTPL. Required, how should the bonds be accounted for? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन है कि आंसर है, सजेशन है, तो इसका आंसर भी मैं एक लाइन में ही लिखूंगा. बॉन्ड शुड बी अकाउंटेड एट FVTPL. बॉन्ड शुड बी अकाउंटेड एट FVTPL टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच. शुड बी अकाउंटेड एट FVTPL टू अवॉइड अकाउंटिंग मिसमैच. To avoid accounting mismatch. अब हम पहुंचते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिट अकाउंटिंग. इंड AS 101. तो हमने क्या किया है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS, उसमें जहां जहां जिस चैप्टर में जो चीज रेलेवेंट था हमने उसको वहां डिस्कस कर लिया है, तो बाद में आपका काम इजी हो जाएगा. बोलो हाँ. तो ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS ऑफ स्प्लिट अकाउंटिंग का क्या मतलब है. आप इंटरमीडिएट पढ़कर आए होंगे या एक नॉर्मल बीकॉम पढ़ के आए होंगे. वहां पर अगर आपने कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट भी इशू किया है तो हम क्या करते थे, एक ही अकाउंट क्रिएट करते थे, लायबिलिटी अकाउंट. लेकिन अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है 101
कि अगर ट्रांजिशन डेट के दिन आपके पास कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले तो हमने ओल्ड गैप में डेट और इक्विटी को अलग अलग नहीं किया था क्या? कभी इस चैप्टर में आने के पहले जीवन काल में कभी डेट इक्विटी अलग किया था क्या? नहीं, लेकिन अब करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन वाले दिन, सपोज 1/4/2020 आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन है, तो आप कैलकुलेट करेंगे एज पर इंड एस 32 डेट कितना है और इक्विटी कितना है। तो हमारे यहां पे पहले मान लो 10 लाख रुपए दिख रहा था ओल्ड गैप में। इंड एस 32 अगर मैं अप्लाई करूं तो आज इसमें डेट की वैल्यू 9 लाख होगी और इक्विटी कितनी होगी, 1 लाख। ये कहता है ट्रांजिशन डेट के दिन आप जो भी कैश फ्लो बचे हुए हैं, जो बीत गई सो बात गई, अब जो कैश फ्लो बचा हुआ उसके हिसाब से डेट इक्विटी निकालो। ये हो गया हमारा इंड एस 32 के हिसाब से 9 लाख, पुराना है 10 लाख। तो पुराने को एलिमिनेट करो, नए को क्रिएट करो, डिफरेंस को ओपनिंग रिजर्व में ट्रांसफर करो या इक्विटी में ट्रांसफर करो। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ओल्ड लायबिलिटी जो बुक में दिख रही थी 10 लाख, न्यू लायबिलिटी लाएंगे 9 लाख, एज पर इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड आ जाएगा, और इक्विटी में चला जाएगा 1 लाख। तो पहले हम स्प्लिट अकाउंटिंग नहीं करते थे, हमारे ओल्ड गैप में इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्प्लिट अकाउंटिंग नहीं था, लेकिन अब स्प्लिट अकाउंटिंग है। तो ट्रांजिशन डेट के दिन जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे उन पे हम स्प्लिट अकाउंटिंग लगाएंगे, नए लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे, ओल्ड लायबिलिटी को एलिमिनेट करेंगे और डिफरेंस को रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करेंगे। तो पहले मैं नोट पढ़ता हूं, फिर इसके ऊपर एक 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, इसीलिए करवाया जा रहा है। और एक क्वेश्चन इतना इजी है कि मत पूछना। ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या करेंगे, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो बैलेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है मान लो ये 5 साल का इंस्ट्रूमेंट था, 2 साल बीत चुके हैं, तो इसका मतलब कितने साल बचे हैं, 3 साल। तो आपको देखना यहां का कैश फ्लो अभी कितना बाकी, ये कैश फ्लो कितना बाकी, ये कैश फ्लो कितना बाकी है। फिर उसकी यहां पे ये हमारा ट्रांजिशन डेट है, डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो उसकी यहां पे आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर इंड एस 32। रिकॉर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी एट द वैल्यू अराइव्ड बाय डिस्काउंटिंग कैश फ्लो विद द डिस्काउंट रेट। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये हमारी बुक में अब ये लायबिलिटी दिखनी चाहिए। बुक में ऑलरेडी कोई लायबिलिटी हो सकती है। ओल्ड गैप में भी तो हमने डिबेंचर इशू किया था, हमें क्या सिखाया गया था पहले, जो भी अमाउंट मिलता है बैंक टू डिबेंचर अकाउंट, पुराने वाले को कैंसिल करेंगे, पुराना जाएगा नया आएगा, तो उसके बीच जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन रिटेन्ड अर्निंग। तो ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। अगर हमारे पास कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका ट्रीटमेंट ट्रांजिशन डेट के दिन कैसे होगा, ये हमने आपको बताया है। तो ये हो गया थियरी। अब इसकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन नंबर 93 में। इसको आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ग्रोथ लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2015, डेट क्या है, 1 अप्रैल 15, issued 50,000 7% convertible debenture
ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर डिबेंचर एट पार। तो अभी हमारी बुक्स में 50 लाख है, ये 1 अप्रैल 15 यानी थोड़ा ओल्ड गैप हो गया उस समय, और उस पर हम 7% कूपन पे कर रहे थे। 7% कूपन मतलब 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख आया ना, 3.5 लाख रुपए हर साल कूपन पे कर रहे थे। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2020। तो रिडम्पशन होगा 55 लाख में। कब होगा? 31 मार्च 2020 को। और दिस में बी कन्वर्टेड इनटू शेयर एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। ऑप्शन ऑफ द होल्डर मतलब 55 लाख इज माई अनअवॉइडेबल कैश फ्लो। तो लायबिलिटी निकालने के लिए आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। The interest rate for equivalent debenture without conversion right would be 10%. ये हो गया discounted. The date of transition is 1 April 17. अब मुझे बताओ कि 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने साल बचे हैं? 3 साल बचे हैं। तो इसका मतलब है 3 कैश फ्लो बचे होंगे। कौन कौन से 3 कैश फ्लो बचे होंगे? एक तो 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000 और उसके बाद 55 लाख। यही बचा है, जो बीत गई सो बात गई। अब हमें देखना है कि अब क्या क्या मिलना बाकी है। ये 3.5, 3.5, 3.5 और 55, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किस रेट से? 10% से। तो उससे आपको मिल जाएगा financial liability on the date of transition. Also discuss in days on financial instrument presentation in the above context. The present value of 1 rupee at the end of each year based on discount rate of 7 and 10% are given below. तो 7% हमारे काम का नहीं है, it is not required. हमें डिस्काउंटिंग के लिए 10% चाहिए और वो भी सिर्फ 3 साल। ये भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। आने वाले 3 साल का फैक्टर ही सिर्फ लेना है आपको। बच्चा क्या सोच रहा है कि 3, 4 और 5 लेना चाहिए, ऐसा करते हैं क्या? जिस पॉइंट पे खड़े वहां से गिनती चालू होगी। इज इट राइट? तो हमें क्या करना, पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और एक एंट्री पास करेंगे जिससे ओल्ड गैप से न्यू गैप में हम स्विच कर सके। ठीक है, तो लिखिए आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, बिकॉज ट्रांजिशन डेट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, कहीं पे ये डेट ऑफ ट्रांजिशन लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन करना। कैसे पता चला कि ये इंड एस 101 का क्वेश्चन है? डेट ऑफ ट्रांजिशन दिया हुआ है, 2 बार डेट ऑफ ट्रांजिशन लिखा हुआ है। लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांजिशन 1/4/2017, डेट ऑफ ट्रांजिशन 1/4/17, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर 31 मार्च 2020। तो ये दोनों फिगर आपको क्लियर है? तो नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स। कैरिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर अंडर ओल्ड गैप, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर अंडर ओल्ड गैप 50 लाख। ये आपको डेटा क्वेश्चन में सारा दिया हुआ है, ठीक से पढ़ेंगे सब मिल जाएगा। अब यहां से हमारा कैलकुलेशन चालू होगा। तो स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी on 1/4/17, calculation of financial liability on 1/4/17। एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, इतने दिनों से करते आ रहे हैं, एक बार और सही। ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% and present value।
पहले 3 साल कूपन लिखेंगे, कूपन और कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट 7% ऑफ 50 लाख, ये हो गया 3.5 लाख। फैक्टर या तो आप बुक से लिख लो या अपने से लिख लो, 2.49 के करीब आ रहा है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे 871,500, करेक्ट आंसर। रिडम्पशन वैल्यू, क्वेश्चन कहता है अगर होल्डर कैश लेगा तो उसको हमें 10% प्रीमियम देना होगा। कल को उसने कैश मांग ही लिया तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो यह है अनअवॉइडेबल कैश। 0.75 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 41,25,000 टोटल करेंगे 49,96,500, करेक्ट है। तो ये लायबिलिटी अब मेरी बुक्स में आएगी और बुक्स में ऑलरेडी 50 लाख है, बुक में ऑलरेडी 50 लाख है, तो 3,500 हम इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे या रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो नीचे एक नोट लिखेंगे, रिडक्शन इन लायबिलिटी, क्योंकि स्टैंडर्ड में यहां पर इंडेस 101 में आपको लिखा है कि कहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। सो रिडक्शन इन लायबिलिटी विल बी एडजस्टेड इन रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये सब वन टाइम एडजस्टमेंट होता है इसलिए अलाउड है। रिडक्शन इन लायबिलिटी विल बी एडजस्टेड इन रिटेन्ड अर्निंग is equal to value of liability already recorded, value of liability already recorded minus value to be recorded, minus value to be recorded 50 lakh minus 49,96,500 minus 49,96,500, तो कितना अमाउंट हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, 3,500, राइट। अब एक लास्ट काम करो, जर्नल एंट्री भी पास कर दो। जर्नल एंट्री में जो पुरानी लायबिलिटी है ना वो डेबिट करेंगे, पुराना जाएगा। 7% डिबेंचर ओल्ड लायबिलिटी 50 लाख to 7% डिबेंचर 49,96,500 फाइनेंशियल लायबिलिटी, एंड टू रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करने के लिए कहा गया है, ट्रांजिशनल प्रोविजन में रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है। तो ट्रांजिशनल प्रोविजन को पहले सम्मान देना है आपको, 3500, एक नोट लिखकर खत्म करेंगे। इक्विटी कंपोनेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, equity component will not be recorded, equity component will not be recorded, equity component will not be recorded, ठीक है। डन, 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 डन।